हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काजमी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। पूरी दुनिया में इस बात पर चर्चा है कि आखिर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनाई में ऐसी कौन सी एनर्जी, कौन सी ताकत, क्या कुछ है कि उन्होंने इजराइल और अमेरिका को एक तरह से धूल चटा दी। धूल चटा दी मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिस तरह से जंगबंदी हुई 12 दिन की जंग के आखिर में, उसमें ईरान को इख्तियार था कि वो अमेरिका के कतर में मौजूद बेस पर हमला करे। अमेरिका को इख्तियार नहीं होगा जवाब देने का, और इजराइल को आखिरी 3 घंटे में जहां चाहे हमले करे और इजराइल को हक नहीं होगा, और वो उन्होंने उसका पालन भी किया। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल पूरी दुनिया में है कि आयतुल्लाह खामेनाई क्या सिर्फ ईरान के लीडर हैं या पूरी दुनिया के जो आजादी पसंद लोग हैं उनके लीडर हैं। आखिर दुनिया के वाकयात किस तरफ तेजी से जा रहे हैं और ईरान का उसका इतना बड़ा रोल है इसमें, और उसमें सबसे अहम रोल आयतुल्लाह खामेनाई का है जो सुप्रीम लीडर हैं। अब बहुत से सवाल लोगों के जहनों में हैं। हमने आज ये खास प्रोग्राम किया है, सीनियर जर्नलिस्ट अहमद अब्बास तेहरान से हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं, जो वहां 25 साल से हैं, और वो आयतुल्लाह खामेनाई को दर्जनों बार मिल भी चुके हैं, उनकी तकरीरें सुन चुके हैं, और बहुत ही नजदीक से वहां के वाकयात को देख रहे हैं। आज हम ये समझना चाहेंगे कि ये सुप्रीम लीडर का जो ओहदा है ईरान में इस्लामी इनकलाब के बाद, उसके क्या मानी है, कॉन्स्टिट्यूशन में उसकी क्या गुंजाइश है, किस तरह से है। हम ये भी समझना चाहेंगे कि मौजूदा जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह खामेनाई, वो किन किन चीजों की निगरानी कर रहे हैं। सरकार के सरपरस्त के तौर पर तो हैं ही, लेकिन कई अहम इदारों के भी वो सरबराह हैं, ये भी हम समझना चाहेंगे। और उस बात को भी हम समझेंगे कि ये जो रिलीजियस लीडरशिप और कॉन्स्टिट्यूशनल लीडरशिप, यानी दोनों चीजें, शिया सेक्शन में, शिया मसलक में तकलीद एक बहुत ही अहम पहलू है। कहा यह जाता है कि बगैर तकलीद के जो है वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते पूरी तरह से इस्लाम को, और वो भी मर्जाए तकलीद भी हैं आयतुल्लाह खामेनाई, और सुप्रीम लीडर भी हैं जिन्हें वहां रहबर मौज़म कहा जाता है। ये सारे बहुत अहम इश्यूज हैं जिनको हम समझना चाहेंगे। अहमद अब्बास साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही अहम, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही अहम, बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही समझने वाली चीजें होंगी जो आज हम समझना चाहते हैं अहमद अब्बास साहब आपसे। आप वहां 25 साल से हैं, जर्नलिस्ट के तौर पर हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आयतुल्लाह खामेनाई को बहुत नजदीक से आप देखते हैं, क्या कुछ है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में क्या गुंजाइश है, किस तरह से सुप्रीम लीडर को डिफाइन किया गया। देखिए, सुप्रीम लीडर का जो ओहदा है, अब इसके लिए हम सुप्रीम लीडर कहते हैं रहबर मुअज़्ज़म इनकलाब, फारसी का लफ्ज है। वली फ़क़ीह का लफ्ज इस्तेमाल होता है, बहुत बुनियादी टर्मिनोलॉजी है। इनके पास जो ओहदा है, सबसे पहले तो इस इनकलाब को इमाम ख़ुमैनी लेकर आए, और जाहिर है वो पहले रहबर इनकलाब थे, इनकलाब के लीडर वो थे। और यहाँ जो इस्लामिक रिपब्लिक बना, उसके वो संस्थापक रहे। उन्हीं को अब सक्सीड कर रहे हैं आयतुल्लाह खामेनी। अच्छा, दोनों नामों में हमने देखा कि बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। यानी हिंदुस्तान में हमने खास तौर पे देखा कि खामेनी और खुमैनी में कंफ्यूजन कर देते हैं बहुत सारे लोग। तो जो इनकलाब लेकर आए इमाम खुमैनी थे, और ये अब उनके बाद जो अब उनकी जगह संभाली है उनके इंतकाल के बाद, वो हैं आयतुल्लाह खामेनी। और नाम की वजह भी ये है कि इमाम खुमैनी खुमैन के रहने वाले थे, तो खुमैनी हुए। और ये एक जगह और है जो सिमत बिल्कुल अलग है, वो है खामेने, एक जगह है, तो वहां के रहने वाले तो खामेने ही हैं, लेकिन नामों में थोड़ी सी वो एक मुशाबहत है एक तरह की। तो इस वक्त इनके पास ये ओहदा है। यहाँ पर संविधान में, ईरान के आईन में, इस ओहदे के लिए
कुछ जिम्मेदारियां रखी गई हैं, कुछ शर्तें हैं, और उसके साथ साथ फिर कुछ पावर्स और अख्तियारात हैं। तीनों चीजें दी गई हैं। ये ओहदा वो संभाल सकता है। 4-5 शर्तें हैं इसकी कि जो धार्मिक दृष्टि से ऐसी पोजीशन पे हो कि फतवा दे सकता हो, वो उसके फतवा देने की उसके पास सलाहियत, और फतवा देने की सलाहियत वो उसकी एक अलग फिर अपनी एक क्राइटेरिया है, काफी उसकी भी अहमियत है, बड़े पैमाने हैं उसके। उसका ये है कि आप का कुरान पर और पैगंबर इस्लाम और अहले बैत की सेइंग्स, अहादीस और रवायतों पर इतना आपको उबूर हो, इतना आपको उसकी गहरी मालूमात और समझ हो कि आपके इर्द गिर्द जो हालात पेश आए, जो सूरत हाल पेश आए, उसके लिए इस्लाम क्या कहता है, पैगंबर क्या कहते हैं, अहले बैत क्या कहते हैं, उनकी पिछली सेइंग्स की बेस पर या कुरान की जो आयतें हैं उनकी बेस पर आज एक सिचुएशन पेश आ गई। उसमें अब जाहिर है वो सिचुएशन पहले नहीं थी। सैरोगेसी का जैसे मसला ले लें, या बहुत सारी चीजें हैं जो बात की चीजें हैं। तो अब इसमें इस्लाम क्या कहेगा और कैसे समझा जाएगा, तो ये वो बता सकता है जो उस सेइंग्स को, आयतों को गहराई से समझता हो और सिचुएशन के लिए क्या निकल के आना चाहिए हो, उसको वो सलाहियत रखता हो। तो एक शर्त तो बहुत बुनियादी इसमें यह है कि उसे मुफ्ती का लफ्ज अलबत्ता मैं इसलिए कह रहा हूं कि समझने में आसान, वरना यह है कि मर्जे तकलीद मतलब यानी जो फतवा दे सकता हो और जिसकी लोग तकलीद करें, जिसके लोग जो है वो आके तकलीद करें। तकलीद का आपने इशारा कि मैं 2 जुमलों में खाली ये कह दूं कि इस्लाम का मेन मकसद ये है कि आप कुरान पे अमल करें, और रसूल ने जो कहा है, अहले बैत ने जो कहा है, रसूल के जो परिजन हैं उनकी कही हुई बातों पर आप अमल करें और अपनी जिंदगी को उसके मुताबिक चलाएं। अब उसमें फिर यही आता है कि कुरान की आयतों को समझना और रसूल की अहादीस को गहराई से समझना वो हर एक के बस की बात नहीं है। तो एक दूसरा रास्ता ये रखा गया है इसमें कि आप अगर खुद कर सकते हैं, समझ सकते हैं, तो खुद समझिए और अमल कीजिए। अगर आप नहीं उस सतह पर हैं तो उसकी बात मानिए जो उस सतह पर पहुंच चुका है। तो यही है तकलीद कि आप उसकी मानेंगे, वरना मेन मकसद ये कि आप इस्लाम पे अमल करें, खुद से कर सकते हो या फिर जो। तो अब उसमें यह है कि रहबर इनकलाब और वली फकीह की एक शर्त यह है कि उसे मुफ्ती होना चाहिए, मर्जे तकलीद होना चाहिए, को फतवा दे सके। फिर मोमिन हो, मुत्तकी, परहेजगार हो, इस तरह की वो स्पिरिचुअल और आध्यात्मिक चीजें हैं कि ये खुसूसियत होनी चाहिए। उसके अलावा सियासत को बखूबी समझता हो, ये भी एक शर्त है। सियासत की बखूबी यानी सियासत का इंसान हो, मर्द सियासत हो, यानी खाली धार्मिक मामलों का ही नहीं बल्कि आप सियासत को गहराई समझते हो। और एक शर्त और है कि बहादुर हो, शुजा। एक ये बड़ी अहम शर्त उसमें है, और वो चीज हमें इस वक्त कुछ कहने की जरूरत नहीं, सारी दुनिया के सामने है, नजर आ गया। इमाम खुमैनी के जमाने में भी दुनिया ने देखा जो उन्होंने शुजाअत और बहादुरी दिखाई, और रहबर इनकलाब। ये शर्तें हैं, मगर ये है कि इन शर्तों के साथ ये है कि पता कैसे चले और उसका चयन कैसे हो, उसके लिए एक बॉडी तश्कील दी गई है। वो संवैधानिक एक संस्था है, एक असेंबली है, जिसको मजलिसे खुबरगान या विशेषज्ञ असेंबली कहते हैं। तो उसमें असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स अंग्रेजी में कहते हैं, असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स। जी जी, उसमें 80 मेंबर्स होते हैं। वो 88 मेंबर्स वो जनता द्वारा सीधे तौर पर चुने जाते हैं। उसका टर्म जो है वो 8 साल का होता है। ईरान में जैसे पार्लियामेंट 4 साल की है, प्रेसिडेंट 4 साल के लिए चुना जाता है, मगर उसके जो नुमाइंदे चुने जाते हैं वो 8 साल के लिए चुने जाते हैं। 88 उसके मेंबर हैं इस वक्त। उनका काम ये होता है कि मुल्क के लिए और इस्लामिक सिस्टम जो ईरान में है उसके लिए जो सुप्रीम लीडर है उसको चुने। तो उन्हीं के जरिए वो चुने गए हैं अयतुल्लाह खामेनी। उसके बाद चुनने के बाद उसकी जिम्मेदारी ये है कि नजर रखे,
मुसलसल नजर रखे ये बॉडी कि जिस इंसान को चुना गया है उसके अंदर वो सारी शर्तें मौजूद हैं, कायम है, बाकी हैं, कहीं कोई कमी तो नहीं हुई है, अपनी जिम्मेदारियों पर वो सही तरीके से अमल कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इस बॉडी को जहां चुनने का हक है वहीं इसको हटाने का भी हक है। यानी इसके पास ये पावर है कि वो सुप्रीम लीडर को हटा दे और दूसरे सुप्रीम लीडर का चयन कर ले। तो ये है, अब ये है कि इसका यानी मैं बीच में थोड़ा सा रोक रहा हूं बीच में। यानी बहुत सीधी सिंपल जबान में एक तो वो आपने क्वालिफिकेशंस बताई और उसके बाद ये बताया कि आम लोगों से चुने हुए लोग हैं, जो असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के लोग हैं, वो सुप्रीम लीडर को चुनते भी हैं और अगर जरूरत पड़े तो वो हटा भी सकते हैं। वो जिंदगी भर रहे ये कोई जरूरी नहीं है। ये क्लैरिटी आई। कुछ मुल्कों में कुछ जर्नलिस्ट जो हैं वो कभी कभी डिक्टेटर से जो है वो कर देते हैं। ईरानियन रजीम, अमेरिकन और वेस्टर्न पावर्स जो है वो आयतुल्लाह खामेनेई को डिक्टेटर कह देते हैं और क्या क्या वो बुरे अल्फाज से उन्हें एड्रेस करते हैं। लेकिन आपकी इस बात से बिल्कुल क्लैरिटी यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन में एक गुंजाइश है, उसकी कुछ शर्तें हैं, उसके लिए इलेक्ट करने के लिए अवामी नुमाइंदे हैं और उनको इलेक्ट करने का और हटाने के दोनों इख्तियारात हैं। यहां तक बात साफ हो गई। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा अच्छा, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर मैं कुछ सवालात करूंगा जी। ये अपने डिक्टेटर वाला बड़ा अच्छा मौजू उठाया। मैं इसी में एक दो चीजें चाह रहा था कि इसमें ऐड हो जाती। देखिए, डिक्टेटरशिप का मतलब ये है कि एक बार अगर इस पर गौर किया जाए, डिक्टेटरशिप कहाँ कहते किसको है। ईरान जो है, ईरान के पास अपना एक संविधान है। तो एक तो पहली बात ये हुई, यहाँ पे डिक्टेटरशिप थोड़ा सा कमजोर होती है अगर कहीं होती है। ईरान की अपनी एक पार्लियामेंट है जो हर साल 4 साल के लिए चुने जाते हैं लोग और दोबारा आते हैं। ईरान का अपना एक प्रेसिडेंट है जो प्रेसिडेंट चुना जाता है, मुल्क चलाता है, जुडिशरी है। तो ये सारे पूरा का पूरा सेटअप तो वही है जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज में होता है। अब इसके साथ साथ एक ये ओहदा रखा गया है, वो है सुप्रीम लीडर का ओहदा है। तो वो आप इसको 1 मिनट के लिए साइड में रख के बाकी देखिए, पूरा स्ट्रक्चर वही डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है, उसी तरह से रन कर रहा है जैसे कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री चलता है। अब यह है कि सुप्रीम लीडर क्यों रखा गया है, इसकी क्या अहमियत है, ये एक अलग से बहस है। मेरे ख्याल से इस पर आप बात कर लें तो ज्यादा अच्छा है। क्यों रखा गया है, इसकी अहमियत क्या है? जी, अब यह है कि सुप्रीम लीडर के लिए कुछ जिम्मेदारियां रखी गई हैं। एक जिम्मेदारी तो यह है कि जो इस्लामिक रिपब्लिक की जो बुनियादी पॉलिसियां हैं जो संविधान में रखी गई हैं, संविधान में जो तय हुई हैं, और संविधान भी यहाँ का ऐसा है कि उस पर रेफरेंडम कराया गया बन जाने के बाद। तो ये नजर रखना है कि जो बुनियादी पॉलिसियां हैं, सिस्टम उसी के मुताबिक चल रहा है या नहीं चल रहा है, इस पर नजर रखना एक अहम जिम्मेदारी है बुनियादी पॉलिसियों की। उसके अलावा सीमाओं की हिफाजत, सरहदों की हिफाजत, ये सुप्रीम लीडर के अख्तियार में है। आर्म्ड फोर्सेस इसीलिए सुप्रीम लीडर को सौंपी गई हैं। आर्म्ड फोर्सेस को चुनना, उसके लिए अधिकारियों को, और जो अच्छा, आर्म्ड फोर्सेस की अगर बात करें तो थोड़ा सा यहाँ बता देंगे, यहाँ आर्म्ड फोर्सेस का जो मौजूद है थोड़ा सा अलग है। एक तो आर्मी है यहाँ पर, उसमें थल सेना, वायुसेना और नौसेना है, लेकिन इसके साथ ही साथ एक और फोर्स भी ईरान में है, आईआरजीसी। आईआरजीसी की फिर उसकी भी एक थल सेना अलग है, नौसेना अलग है, उसकी वायुसेना नहीं है, एरोस्पेस फोर्स है। तो ये 6 फोर्सेस ये हैं। उसके अलावा एक और फोर्स है जिसको कहते हैं बसीज, वो वॉलंटियर्स कहे जाते हैं। वो एक काफी बड़ी फोर्स है। वो अवामी अलग अलग जगहों पर वो एक्टिव रहते हैं। कभी वो आपको एग्रीकल्चर में भी मिल जाएंगे और इदारों में, हर लोग, बहुत सारे लोग जो कहीं भी काम कर रहे हैं उसके मेंबर भी होते हैं। तो वो भी एक फोर्स है। इन सारी फोर्सेस के जो कमांडर इन चीफ और सुप्रीम कमांडर है वो हैं वही सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनेई। तो उनकी एक जिम्मेदारी ये भी है कि इन फोर्सेस को नजर रखना कि ये फोर्सेस तरक्की करती रहें, अलग अलग फील्ड्स में काम करती रहें, मुल्क की सरहदों की हिफाजत करती रहें, मुल्क पे किसी तरह का कोई नुकसान
ना पहुंचने पाए, ये एक जिम्मेदारी है। बाकी मुल्क अंदर से कैसे चलेगा, ये एग्जीक्यूटिव जो पॉलिसीज हैं वो कैसे लागू होंगी, पार्लियामेंट कैसे रन करेगी, ये सारी चीजें पार्लियामेंट को अख्तियार दिए गए हैं। एक चीज मैं आपको बताऊं, ईरान की पार्लियामेंट ऐसी है कि पार्लियामेंट जो चीज पास कर देती है उसको वीटो करने का पावर सुप्रीम लीडर को भी नहीं है। ये पॉइंट बहुत अहम है, ये अख्तियार नहीं दिया गया है। तो पार्लियामेंट अपना काम करती है, बाकी हुकूमत अपना काम करती है, जुडिशरी अपना काम करती है, सुप्रीम लीडर का अपना तयशुदा जिम्मेदारियां हैं, वो उसके तहत काम करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पावर जो वो शेयरिंग है और पावर जो बटा हुआ है वो इस अंदाज से बटा हुआ है। अब इसमें यह है कि फिर हमें कहीं पर गतिरोध नहीं देखने में आता, वो सारे इदारे अपना काम करते हैं। बहुत से कभी इख्तिलाफ अगर दो इदारों में, जैसे मुझे याद है ऐसा हो गया था कि हुकूमत और पार्लियामेंट के बीच में, पार्लियामेंट ऐसे कानून बना दे और फिर उसको हुकूमत से लागू करवाए, तो हुकूमत उस पर अमल ना कर पाए, पार्लियामेंट को शिकायत हो तो वो इम्पीचमेंट के लिए बुला लें, इस तरह का था। तो उन्होंने एक चीज ये इनिशिएट की कि ऐसा है कि कुछ कुछ अरसे के बाद, एक मुय्यना मुद्दत है, ये तीनों जो वो हैं पालिकाएं हैं, इनके सरबराह मिल के एक मीटिंग कर लिया करें कि जो आपसी इख्तिलाफ है वो हल हो जाए वहीं पर। तो मैंने देखा, मेरे करीब 15-16 साल पहले की बात है, उस वक्त से वो सिलसिला शुरू हुआ कि तीनों पालिकाओं के वो अध्यक्ष एक साथ मिल लेते थे, और वो मीटिंग्स आज तक भी जारी हैं कि कहीं अगर वो आ रही है, मुश्किल आ रही है, तो उसको हल कर लिया जाए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत क्या ये वही है जिसे आप नेशनल सिक्योरिटी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल कहते हैं? क्या आप उसी की बात कर रहे हैं या उसके अलग है? ये इससे अलग है। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल वो एक अलग से इदारा है, अगर कहें तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। वो ईरान का बड़ा अहम इदारा है। पॉलिसियां अहम, जो बुनियादी पॉलिसियां, बुनियादी फैसले बल्कि कहते हैं, जो मुल्क के बुनियादी फैसले हैं उसके लिए ये इदारा बनाया गया है। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल तो बहुत से मुल्कों में होती है, आप वाकिफ है, हमारे ऑडियंस भी जानते हैं। यहाँ पर सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के नाम से ये इदारा है। इसके 10 मेंबर होते हैं। 10 मेंबर में एक प्रेसिडेंट इसका चीफ होता है। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का चीफ जो है वो प्रेसिडेंट है। उसके अलावा बाकी जो मेंबर्स की बात करें तो जुडिशरी चीफ इसके मेंबर हैं, पार्लियामेंट स्पीकर इसके मेंबर हैं, उसके अलावा आर्म्ड फोर्सेस का जो जनरल स्टाफ चीफ है वो इसके मेंबर हैं, आईआरजीसी के चीफ जो है वो इसके मेंबर हैं, आर्मी जो यहाँ पर है, मैंने बताया कि आईआरजीसी और आर्मी यहाँ दो अलग अलग फोर्सेस हैं, तो आर्मी के जो चीफ है वो इसके मेंबर होते हैं। उसके अलावा 4 जो मंत्री हैं वो इसके मेंबर होते हैं। 4 मंत्री में विदेश मंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, इंटेलिजेंस मंत्री, यहाँ एक इंटेलिजेंस मंत्रालय है, इंटेलिजेंस मंत्री हैं, और एक बजट के जो प्रोग्राम एंड बजट का एक मंत्रालय यहाँ पर, उसके जो मंत्री हैं वो इसके मेंबर होते हैं। उसके अलावा 2 जो है वो नुमाइंदे होते हैं, एक जो है सुप्रीम लीडर के नुमाइंदे होते हैं और एक इसका सेक्रेटरी जो होता है वो इसका एक मेंबर रहता है। तो ये मिला के 10 मेंबर से इसके हैं। बड़े फैसले, बड़ी खारजा पॉलिसी यानी फॉरेन अफेयर्स या फॉरेन पॉलिसीज की अगर बात करें तो उसके फैसले ये बॉडी करती है। इसमें इसके जरिए से फैसला किया जाता है, फिर वो पॉलिसी लागू होती है। बड़ा अहम इदारा है इसका, कि आप देखिए कि तीनों सरबराह इसमें हैं, बाकी और फोर्सेस के चीफ इसमें हैं और नुमाइंदे हैं। ये बहुत ही अहम बातें आपने बताई और बहुत ही बेसिक्स, बहुत लोगों के जहन इससे खुलेंगे। मैं भी कुछ चीजें सीख रहा हूं, हालांकि इतने अरसे से मैं ईरान की बहुत सी खबरों को, बहुत सी चीजों को देख रहा हूं, मुझे भी बहुत कुछ सीखने के लिए मिल रहा है। मैं अपने दर्शकों से कहूंगा कि ये बहुत ही तवज्जो से समझने की जरूरत है। अच्छा, मैं अब जाना चाहता हूं, वक्त की कमी है क्योंकि जाहिर है हम कोशिश करेंगे 30-35 मिनट में बात मुकम्मल हो जाए, हालांकि मुकम्मल नहीं हो सकती, लेकिन मैं अब ये समझना चाहता हूं कि कभी कभी मुझे याद है कुछ, एक तो ताजा वाकया है, जब अमेरिका से बातचीत शुरू करने की बात हो रही थी तो रहबर मुअज्जम ने, सुप्रीम लीडर ने कहा कि इन पे भरोसा नहीं किया जा सकता, इनसे हम बात नहीं करेंगे। लेकिन वो बात बाद में शुरू हुई। ऐसा लगा कि उन्होंने अवाम का एक तबका है, शायद आप इससे बात हो रही थी एक बार, कि अवाम के जज्बात को देखते हुए उन्होंने एक तरह से कंसीड किया। मैं कंसीड लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, हो सकता है कुछ लोगों को जरा अच्छा ना लगे सुप्रीम लीडर की हैसियत और शख्सियत के हिसाब से, लेकिन उन्होंने अवाम के जज्बात का एहतराम किया।
एक और वाकया मुझे याद आ रहा है, हसन रूहानी की सरकार के दौरान जब पहली बार न्यूक्लियर एग्रीमेंट के लिए बात शुरू हुई थी, तब भी आयतुल्लाह खामेनेई ने जो है कहा था कि इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और उसके बाद फिर सरकार ने बात शुरू की थी, जिसके नतीजे में वो एग्रीमेंट हुआ। फिर ट्रंप साहब ने उससे बाहर निकले और तब भी आयतुल्लाह खामेनेई ने कहा कि देखो मैंने कहा था कि ये धोखा करेंगे, फिर धोखा किया। तो इस किस्म की सिचुएशन होती है, उसमें कैसे कैसे कंसेंसस बनता, क्या होता है? देखिए, जो प्रेसिडेंट का जो पावर है वो उस पावर को यूज करता है, और बहुत दफा ऐसा होता है कि फैसले ऐसे होते हैं कि जो सुप्रीम लीडर की मर्जी के खिलाफ होते हैं। लेकिन चूंकि प्रेसिडेंट के दायरे अख्तियार में आते हैं, तो हमने देखा कि उसमें सुप्रीम लीडर की तरफ से कभी भी मुदाखलत नहीं होती है। मैं एक मिसाल, मुझे बहुत आपने वो उसकी न्यूक्लियर बातचीत का हवाला दिया। जब न्यूक्लियर बातचीत अपने नतीजे पहुंच गई, ओबामा अमेरिका के प्रेसिडेंट थे यहाँ ईरान में, हसन रूहानी साहब, और डील हो गई। उसके बाद फौरन गवर्नमेंट ने बोइंग को 100 जहाजों के लिए, 100 एयरक्राफ्ट के लिए अप्रोच किया कि हमें खरीदने हैं अमेरिका से। और इस पर बात आगे बढ़ने लगी कि हमें ये इतने जहाज चाहिए, मुल्क के में जरूरत है। मुझे याद है कि उसके कुछ अरसा बाद आयतुल्लाह खामेनी की एक तकरीर थी। अच्छा, तकरीर के बारे में अगर हमें वक्त मिला तो मैं ये बताना चाहूंगा कि वो मुस्तकिल, यानी महीने में 3-4 बार 5 बार कोई ना कोई बड़ा बड़ा एक इज्तिमा होता है जिसमें उनकी स्पीच होती है। अलग अलग वर्गों के लोग उनसे मिलते ही रहते हैं। तो जब वो स्पीच हुई तो उसमें उनको जाहिर है ये फैसला पर उनकी एक अपनी वो आलोचना थी। उनका ये कहना था कि भाई अभी हमें इस मौके पर इतने एयरक्राफ्ट की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने उस फैसले को रोका नहीं, उन्होंने अवाम के सामने कहा कि भाई आप लोग भी सोचें, गौर करें, अगर आपको लगता है कि यानी ऐसा लगता है कि हाँ ये फैसला सही नहीं, तो मुतालबा करें। यानी ये कि पब्लिक मुतालबा करे, खुद मुतालबा करे कि भाई हाँ ये फैसला, इस पे फिर से सोचा जाए। तो आप ये देखें, वरना अगर उनको रोकना ही था, अगर रोकना चाहें और रोकने का अख्तियार इस तरह का वो मुदाखलत करें, तो वो सीधे सीधे कहते भाई नहीं इसको नहीं होना है। तो ऐसा नहीं किया, वो चीज आगे गई, यहां तक कि वो बोइंग ने खुद ही कैंसिल कर दिया, बोइंग ने वो डील कैंसिल कर दी। अमेरिका की तरफ से उस पर सैंक्शंस लगना शुरू हुए और क्या हुआ, लेकिन सुप्रीम लीडर ने वो कैंसिल नहीं की। इसके अलावा भी कई फैसले ऐसे हैं, बहुत दफा ऐसे होता है जो हुकूमत की अलग पॉलिसी रहती है। मैंने देखा है, क्या वही चूंकि हमने बताया कि उनकी मुलाकात होती रहती है, कभी जो है वो लेबर वर्ग जो है वो आके मिलता है, टीचर्स वो आके मिलते हैं, स्टूडेंट्स वो आके मिलते हैं, खवातीन की मुलाकात अलग होती है, अलग अलग मुनासिबतों पे सालाना मुलाकातें, साल भर में मेरे ख्याल से 30-40 जो है वो मुलाकातें इस तरह की होती हैं। अब वो उसमें मैंने देखा बहुत दफा वो कहते हैं कि भाई ये अगर मसला है, लोग अपना मुतालबा उठाते हैं कि भाई ये किया, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। तो वो कहते भाई हाँ ये चीज, जैसे आपने 10 मुतालबात रखे कि हाँ ये इसका ताल्लुक तो हमारे दायरे से है, बाकी जो हुकूमत से है मैं पहुंचा दूंगा कि वो अपने हिसाब से उस पर अमल करें। तो वो भी उसी को पूरी तरह से फॉलो करते हैं कि जो गवर्नमेंट फैसला कर रही है, जिस तरह से अमल कर रही है, गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं। ये हमेशा उनका रहा है कि चाहे जिस धड़े की गवर्नमेंट हो, चाहे वो यहाँ जो रिफॉर्मिस्ट कहे जाते हैं वो हो, या जो प्रिंसिपलिस्ट कहे जाते हैं वो हो, हुकूमत की उन्होंने हमेशा पूरी सपोर्ट की, पूरी तरह से। सपोर्ट का मतलब क्या है, एक्चुअली उनकी एक बेस बहुत जबरदस्त है, पब्लिक में बहुत बड़ी बेस है, बहुत ज्यादा गहराई से लोग बहुत ज्यादा चाहते हैं, बहुत ज्यादा मकबूलियत है। तो सपोर्ट करते तो लोग सपोर्ट करते, उस बात को सुनते हैं। बहुत दफा ऐसा होता है कि हमने देखा कि किसी एक धड़े के खिलाफ लोग नारेबाजी कर रहे हैं, वो रोक देते हैं कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, हुकूमत में है, हुकूमत चला रहे हैं, तो उसकी तौहीन नहीं होनी चाहिए, जो हुकूमत चला रहा है बहुत अहम है। हवाला भी देते हैं इमाम ख़ुमैनी के कौल की भाई जो मुल्क चलाना बड़ा सख्त काम है, आसान काम नहीं है, उसका सपोर्ट होना चाहिए। तो इस तरह की पावर शेयरिंग और इस तरह की सिचुएशन है, ये हमने बार बार देखा है, इस तरह की मिसालें बहुत हैं। यानी हुकूमत को सपोर्ट करते हैं, अगर कुछ क्रिटिसाइज करना है तो वो अवाम से जुड़ करके अपनी बात कहते हैं कि वो अवाम अपनी तरफ से कहें। यानी अवाम में जो उनकी पकड़ है, यानी वो जो आपने 25-30 मुलाकातें साल में होती हैं उसका जिक्र किया, मुझे ऐसा लग रहा है कि जहां तक अब तक जो बात हुई
एक तो ये कि फौज में भी एक तरह से इनकलाबी जो वाले लोग हैं, इनकलाबी आईआरजीसी हैं या बसीज हैं, यानी उनको भी एक तरह से कंट्रोल करने का एक इंतजाम है। कंट्रोल में इसलिए कह रहा हूं कि नजरियाती, क्योंकि इनकलाब है, और इसी तरह से सियासत को भी कंट्रोल करने का, और बुनियादी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उस पर सरकार अमल करती रहे, उसकी निगरानी के लिए भी सुप्रीम लीडर काम करते हैं। अच्छा, मुझे एक 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 बात याद आ रही है। मैं कभी कभी कुछ अपने ईरानी दोस्तों से एक बात कहता हूं कि देखिए, हो सकता है मेरा तज्जिया गलत हो, मैं बीच में इसलिए बोल रहा हूं कि आप भी मुझे करेक्ट कर सकते हैं अगर चाहें तो। इस्लामी इनकलाब के लगातार मजबूत होते रहने और बाकी रहने की दो जो मेजर वजह मुझे नजर आती है, बाकी तो एक आउटसाइडर के तौर पर, मैं जाहिर है ईरान में नहीं रहता, आप ज्यादा बेहतर जानते हैं। एक तो अमेरिकी एम्बेसी का ना होना तेहरान में, और एक सुप्रीम लीडर का की शख्सियत जो मजबूती से पूरे निजाम को बराबर चला रही है। क्योंकि हम देखते हैं, हम भारत में देखते हैं, हजारों कारें हैं जो अमेरिकी एम्बेसी की हैं, ये सारे नॉर्मल डिप्लोमेट नहीं हो सकते। मैं तो इस हद तक तज्जिए के तौर पर कहता हूं, मैं अपने दर्शकों के सामने कह रहा हूं, कहीं अगर इजरायली एम्बेसी ना भी हो, अगर सिर्फ अमेरिकी एम्बेसी भी हो, तो उसमें भी इजरायली होते हैं वो डुअल पासपोर्ट वाले दोगले जो लोग हैं ना, जिनके पास इजरायली पासपोर्ट भी है और अमेरिकी पासपोर्ट भी है। मैं खुद बहुत से मुल्कों का मैंने दौरा किया है, जहां कहीं उन्हें ऐसा लगता है कि हमें इजरायली आइडेंटिटी नहीं दिखानी, तो अमेरिकी पासपोर्ट से सफर करते हैं। जहां कहीं उन्हें इजरायली आइडेंटिटी दिखाने में कोई तकलीफ नहीं है, वहां वो इजरायली पासपोर्ट दिखाते हैं। तो मेरा तो अपना यकीन यह है कि हर अमेरिकी एम्बेसी में दुनिया भर में मोसाद वगैरह के लोग, इजरायली लोग मौजूद हैं, और ये मैं बिल्कुल यकीन से इसलिए कह रहा हूं कि एक लंबा तजर्बा है। आप क्या कह रहे हैं कि ये इनकलाब के बाकी रहने के जो पिलर्स हो सकते हैं, ये दो तो मेरे समझ में आया बाहर रहते हुए, आप क्या क्या कुछ है जो जिस तरह से मजबूती से आगे बढ़ रहा है इनकलाब? ये अमेरिकी एम्बेसी वाली बात आपने, अब मुझे ये याद नहीं आ रहा है किसका ये जुमला है, लेकिन बड़ा मशहूर जुमला है। वो ये है कि अमेरिका में कभी बगावत नहीं हो सकती, इसलिए कि वहां अमेरिका की एम्बेसी नहीं है। जी 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 ये किसी का बड़ा दिलचस्प जुमला है। बिल्कुल बिल्कुल। और इजरायली वाली जो आपने बात कही, एग्जैक्टली इजराइल में जो लोग रह रहे हैं उसमें 8% आबादी वो है जिसके पास डुअल पासपोर्ट, अमेरिका के पास डुअल पासपोर्ट तो बहुत ज्यादा है, हाँ अक्सर के डुअल पासपोर्ट ही है वहां पर, लेकिन 8% आबादी वो है जिसके पास अमेरिका और इजराइल का पासपोर्ट है। तो इस तरह की वहां पर इस तरह के लोग हैं। आपने बिल्कुल सही पॉइंट इसका लिया। उसके अलावा मैं बताऊं, ये इजराइल और अमेरिका के बारे में एक चीज मैं ये बताना चाहूंगा। मैंने सीआईए के एक ऑफिसर का एक लंबा इंटरव्यू में देख रहा था, मैं आपको शेयर कर दूंगा, चूंकि बड़ा अहम इंटरव्यू था वो सीआईए का ऑफिसर, अब जाहिर 15 साल काम करके वो इससे बाहर आ चुके थे, कह रहे थे कि हम खुद इजरायलियों से नफरत करते हैं, सीआईए वाले। काम क्यों? कहा कि हमको ब्रीफिंग देना होती है सीआईए के, मोसाद के लोगों को, इजरायली इंटेलिजेंस जो है, और इजराइल के दूसरे अधिकारियों को हमें कभी कभी ब्रीफिंग देनी होती है अलग अलग मामलों पे। तो हम उनसे मीटिंग सीआईए का जो मेन इमारत है उसमें नहीं रखते, कहीं बाहर रखते हैं। इस क्यों रखते हैं ऐसा? कहा इसलिए कि वो हमारी जासूसी करते हैं। कहा इतने घटिया हैं कि वो हम सीआईए वालों की जासूसी करते हैं। उसने कहा कि मैंने 15 साल में सीआईए का एक भी बंदा नहीं देखा जो इजरायलियों को पसंद करता हो। कहा इजरायलियों को व्हाइट हाउस में बहुत पसंद किया जाता है, और अपना कैपिटल हिल में वहां कांग्रेस के लोग जो है वो बहुत पसंद करते हैं। स्टेट डिपार्टमेंट जो वहां का विदेश मंत्रालय उसमें और क्यों करते हैं, उस बंदे का ये कहना था। मैं आपको उसका लिंक भेजूंगा इस इंटरव्यू का। उसका कहना था ये क्या करते हैं, एक एक हफ्ते के दौरे पे इजराइल लेके जाते हैं। ये कहा, ये जो सांसद हैं, कहा आप देखेंगे बहुत से लोग बहुत बढ़ बढ़ के बोलते हैं, तो क्या इनको लेके जाते हैं इजराइल में, अय्याशी करवाते हैं, इजरायली शराब पिलाते हैं और खूब खुश करके इनको वापस भेजते हैं, और ये सब कुछ हमारे टैक्स पेयर जो है उनके पैसे से ये करते हैं, और इस तरह से लोगों को वो करते हैं, खरीदते हैं एक तरह से। इस तरह की सूरत हाल, तो इनका तो खैर ये हम लोग उसकी बात कर रहे थे। बाकी जो यहाँ इनकलाब की मजबूती और बका और दवाम का सवाल है, उसमें काज़मी साहब हमें एक चीज ये भी देखना है कि वाकई ये जो ओहदा सुप्रीम लीडर का, वली फकीह का रखा गया है, इसमें तमाम और क्वालिफिकेशंस के साथ ये है कि तकवा और जो है वो परहेजगारी। हम ये देखते हैं कि वाकई ये चीज ऐसी है
कि जिसकी वजह से पूरा कल्चर यहाँ पे बना हुआ है कि आपको अगर अवाम की खिदमत का मौका मिला है तो आप इससे बहुत सुनहरी मौका समझिए और खिदमत कीजिए, ऐसे कि बिल्कुल टूट के खिदमत कीजिए, फिर आप अपने लिए कुछ ना चाहिए। और ये हम देखते हैं कि पूरा पूरा एक वर्ग तैयार है जो बहुत ही कम तनख्वाह पर, बहुत ही कम चीजों, आपको मैं बताऊं कि खामनेई साहब के एक समधी हैं, बड़ा मशहूर नाम है, गुलाम अली हद्दाद आदिल, इस पार्लियामेंट की स्पीकर रह चुके हैं और बहुत उसमें लिटरेचर में काफी उनका काम है, बड़ी किताबें हैं बहुत। उनका ये कहना था कि सुप्रीम लीडर की लाइब्रेरी को अगर अलग कर दिया जाए, लाइब्रेरी की किताबों को अलग हटा दिया जाए, तो उनका घर को जो सामान है एक छोटी सी पिकअप के पीछे रख के आ जाएगा। वो इस तरह की जिंदगी गुजार। तो इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि तो लोगों से बहुत जुड़े रहते हैं, लोगों में बड़ी मोहब्बत रहती है, और बहुत से लोग आपको मिल जाएंगे नारा भी लगाते हुए, ये करते हुए, लेकिन हकीकत ये है कि हम तो यहाँ समाज में देखते हैं कि बड़ी तादाद ऐसी है कि जो वाकई उनके इशारे पे कुछ भी करने को तैयार। मजे की बात यह है कि ये चीज सिर्फ ईरान में नहीं है, यानी इसी तरह का वर्ग आपको लेबनान में नजर आएगा, इतना ही जुड़ाव। इसी तरह का वर्ग आपको अफगानिस्तान और पाकिस्तान में नजर आएगा, ऐसे ही वर्ग आपको इराक में नजर आएगा, ऐसे ही वर्ग आपको यमन में नजर आएगा, दूसरे मुल्कों में भी हैं इसी तरह के लोग। मैं तो देखता हूं, चूंकि मिलने आते हैं लोग। हाँ, हमारे पास वक्त कम रह गया, हमारे पास वक्त कम रह गया। मैं एक नतीजे के तौर पर जो बात मुझे समझ में आ रही है वो ये कि इस्लामी इनकलाब और इस्लामी इनकलाब के लीडर आयतुल्लाह खामेनेई, उनके चाहने वाले इस पूरे इलाके के तमाम मुल्कों में हैं जो उनके इशारे पर जान देने के लिए भी तैयार हैं। बिल्कुल आखिर में एक सियासी एक सवाल मेरे जहन में आ गया। कल ही खबर आई कि मुख्तलिफ मुल्कों के 100 उलमा ने यह कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू अल्लाह के दुश्मन हैं। ये जो बात सामने आई और खास तौर पर आयतुल्लाह खामेनेई को जो धमकियां दे रहे हैं उसकी रोशनी में ये एक तरह से फतवे की हालत है, उसका असर कहीं कुछ चर्चा कहीं वहां किस तरह से हो रही है ईरान में? बिल्कुल, इस फैसले को, इस फतवे को देखिए, कुछ लोगों ने इस सिलसिले में पैगाम दिया, कुछ ने फतवा दिया। अब दोनों की टर्मिनोलॉजी अलग है, दोनों की अहमियत अलग है, लेकिन कुछ मराजे ने खास बाकायदा फतवा दिया और ये कहा कि ये लोग जो हैं, ये चूंकि आयतुल्लाह खामेनेई को कत्ल करने के दर पे हैं, नेतन्याहू और ट्रंप दोनों ने अपना बयान दिया, कोशिश की, तो ये जो है ये अल्लाह के दुश्मन है। उसमें एक ही, चूंकि ये है कि एक रिलीजियस फिगर है और इन्हें जो है अल्लाह का एक तरह से अल्लाह के नुमाइंदे का नुमाइंदा माना जाता है, नायब इमाम माना जाता है। तो वो जो कत्ल करने की कोशिश करे, जाहिर है उसके लिए इस तरह का शरीयत के अंदर ये है हुक्म के इसको अल्लाह का दुश्मन माना जाएगा। फिर इसके आगे फिर इसकी लवाजमात हैं कि इसका क्या मतलब होता है। ऐसे शख्स के खिलाफ लड़ना जरूरी है, वाजिब है। तो ये चर्चा मुल्क के अंदर भी, और जाहिर है इस तरह की जो गुस्ताखी और जिस तरह की घटिया हरकत की थी ट्रंप और नेतन्याहू ने, या इजराइल के जो वॉर मिनिस्टर हैं कार्ड्स, इजराइल कार्ड्स, ये बड़े घटिया गुस्ताखाना बयान थे और इसकी वजह से बड़ा गम गुस्सा था लोगों में, और आज भी है लोगों के अंदर, ये मौजूद है। तो ये चीज पाई जा रही है और ईरान के बाहर भी है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अहमद अब्बास साहब। बातें तो आपसे और भी बहुत करनी है। मुझे लगता है कि आर्म्ड फोर्सेस पर हम अलग से एक बात करेंगे, और ईरान की जो फौजी ताकत है उस पर भी मैं समझता हूं कि तफसील से आपके साथ किसी वक्त बात होनी चाहिए, जिससे कि ये अंदाज हो कि इजराइल जो अपने आप को सबसे बड़ा इनविंसिबल कहता था, वो किस तरह से बिल्कुल फ्लैट हो गया और भागे इस जंग से 12 दिन के अंदर, वो हम समझने की कोशिश करेंगे। आपने बहुत अहम बातें बताई। आयतुल्लाह खामेनेई सुप्रीम लीडर का इलेक्शन कैसे होता है, वो हटाए भी जा सकते हैं, वो उनके और सरकार के बीच में क्या तालमेल है, वो सरकार को कैसे कंट्रोल करते हैं, उनका आवाम से क्या राब्ता है, ये सारी चीजें आपने बताई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूंगा, नाजरीन को, कि आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि ये जो किसी चीज का मालूम ना होना और उस पर कमेंट्स भी करते रहना, बोलते भी रहना,
उससे ज्यादा अच्छा है कि जानकारी बढ़ाई जाए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।